Good morning students. We are discussing the French Revolutions. देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशंस में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रोल ऑफ फिलोसोफर्स। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसका टॉपिक फर्स्ट एंड टॉपिक सेकंड, ठीक है ना। तो वो जो दोनों चैप्टर्स हैं उनका जो लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा है वो है रोल ऑफ फिलोसोफर। अब देखिए कि हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि राजा ऐसा था, वहाँ सोसाइटी ऐसी थी, किससे टैक्स लिया जाता था, किस तरह से टैक्स लिया जाता था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए कि ऐसा अगर लोगों के मन में कोई विचार आया है या वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, तो वह बदलाव अचानक से नहीं आते, वे बदलाव किसी ना किसी के विचारों से आते हैं। और वो विचार किनके होते हैं? जो समाज में रहकर ना तो फर्स्ट को सपोर्ट करेंगे, ना सेकंड को सपोर्ट करेंगे, ना थर्ड को सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट किसको करेंगे? वो सपोर्ट करेंगे सही को। किसको सपोर्ट करेंगे? जो सही होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं समाज को, राजा को अपनी ओपिनियन प्रकट करते हैं कि हमारे ये विचार है कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो रोल होता है, उनमें जो रोल मोस्ट ऑफ और जो रोल है वो फिलोसोफर्स का रहता है। फिलोसोफर का जो पर्टिकुलर अगर अपन हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मीन्स होता है दार्शनिक या तत्वज्ञानी या बुद्धिजीवी। ठीक है, दार्शनिक, तत्वज्ञानी या बुद्धिजीवी, कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि सब में होती है, बुद्धि सब में होती है, लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जो सही मार्ग पर चलने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी एडवाइस प्रकट करते रहते हैं। और उनकी एडवाइस वे कहाँ प्रकट करते हैं? जैसे उन्होंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, कोई चीज़ उन्हें गलत लग रही है तो वो उसके सही मायने बताकर लोगों को उसके बारे में उसे अवगत करेंगे। तो ये सारा जो रोल है वो कौन कर रहा है? फिलोसोफर्स कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में फिलोसोफर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। इस चैप्टर में हम 3 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। द गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, द गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अब यहाँ पर जो भी हम फिलोसोफर्स पढ़ेंगे उन फिलोसोफर्स में मेन ये है कि हम क्या देखेंगे कि मोस्टली फिलोसोफर्स ने जो अपने आइडियाज़ दिए ना वो किस बेस पर दिए हैं? इक्वलिटी और फ्रीडम, कि समाज में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी भी होनी चाहिए और सबको आज़ादी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं जॉन लॉक। क्या नाम है इनका? जॉन लॉक। इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर इन ब्रिंगिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स ब्रिंगिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आपको उन फिलोसोफर्स के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने अपनी अहम भूमिका किसमें निभाई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में निभाई है। अंडरस्टूड? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जॉन लॉक, जिन्होंने बुक लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लिखा क्या है? ठीक है, ये तो बुक का नेम है, बुक का नेम भी याद रखना है, प्लस जिसने वो बुक लिखी है उसको भी याद रखना है, और उसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया है, क्या उन्होंने लिखा है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने उसमें क्या लिखा? देखो, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि डिवाइन, ठीक है, डिवाइन
और एब्सोल्यूट। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब क्या होता है मोनार्की राज होता है, ठीक है ना, राजतंत्र होता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सारी पावर्स किसके पास है, राजा के पास है। राजा ही पावर बनाएगा, राजा ही उस पर काम करेगा, राजा ही उस पर किसी भी बात का निर्णय लेगा, राजा ही उस पर न्याय करेगा, जो काम करेगा वो सिर्फ राजा ही करेगा। तो राजा क्या हो गया, सर्वोपरि हो गया। राजा क्या हो गया यहाँ पे, सर्वोपरि हो गया। मतलब राजा ने खुद को क्या मान लिया कि भाई मैं तो भगवान हूँ, और हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी है, जैसा होगा वैसा मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, राजा एक भगवान का रोल हो गया कि भगवान ने कह दिया तो हमें मानना है, उसी तरह का राजा ने हमें कह दिया तो हमें वो मानना है। तो इस मतलब राजा ही भगवान है, इस बात को जॉन लॉक ने कहा ये गलत है। जॉन लॉक ने क्या कहा है, ये गलत है। फिर एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट राइट, कि ऐसा थोड़ी होता है कि सारे राइट ही आप राजा को दे दो, कि माना वहाँ पर राजा है, राजतंत्र है, और एक हेड तो हर फैमिली में भी होता है, कंट्री में भी होता है, तो कंट्री में जो हेड है वो राजा है। तो ऐसा कि वहाँ पर उसे सारे कंप्लीट अधिकारी आप दे दोगे, अगर उसे कंप्लीट राइट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो आज फैमिली में कोई अपना बड़ा बिग पर्सन होता है, बड़े होते हैं, ठीक है, और उनको सारे अधिकार दिए होते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वही लेंगे, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि फैमिली में जो बड़े हैं वो सारे डिसीजन सही ले। कई बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन गलत भी ले लेते हैं, तो उस पर बोलने के लिए भी तो कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए, कि ताकि आप उसके अगेंस्ट बोल सको, उनके अगेंस्ट कह सको कि नहीं आपने जो ये बात कही है ये सही नहीं है, और वो भी उसके तर्क के साथ, उसका सही और गलत बताते हुए। तो यहाँ पर जॉन लॉक कह रहे हैं कि ऐसी विचारों को क्या कर देना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए समाज से, कि राजा ही भगवान है और राजा को ही सारे अधिकार दे दिए जाए। तो वह इस विचार के लिए सहमत नहीं थे। कौन, जॉन लॉक। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो किताब जो लिखी है, उन्होंने उसमें यही कहा है कि ऐसी विचारधारा को ख़त्म कर देना चाहिए समाज से, सोसाइटी से, कि राजा को सारे अधिकार ना देते हुए कुछ अधिकार पब्लिक के पास भी होने चाहिए, समाज के पास भी होने चाहिए, ताकि दोनों समान रूप से कार्य कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जीन जैक्स रूसो। कौन से हैं, जीन जैक्स रूसो। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, आप याद करो, एक बार रिकैप करो कि मैंने आपको बताया था जीन जैक्स रूसो ने कौन सी बुक लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या लिखा है, इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपको याद है, हमने कब पढ़ा था कि जब ई स्टेट की जनरल मीटिंग हो रही थी, तो उस समय रूसो के विचारों से अवगत होके वहाँ पर राइट्स को नहीं माना गया। जब उनको कहा गया कि वन ई स्टेट का व्यक्ति वन वोट दे सकता है, तो उन्होंने इस चीज़ से एग्री नहीं हुआ। उन्होंने क्या मांगा, इक्वल वोटिंग मांगी प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मांगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप जानते हैं ना, जैसे इंडिया में है लोकतंत्र, कि जनता के बीच में से ही प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए और जनता की सहमति से ही प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। क्लियर। तो ये बात किसके द्वारा की गई है, रूसो के द्वारा की गई है, कि इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस आधार पर क्या हुआ था, आपको याद हो तो नेशनल असेंबली ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। अंडरस्टूड। थर्ड आते हैं मॉन्टेस्क्यू। ये भी हमने डिस्कस किया था। मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, जब हमने देखा था ना कि नेशनल असेंबली में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हो चुका था 1791 में, तब उन्होंने उसके अंदर पावर्स को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में, 3 भागों में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसके विचारों के आधार पर, बेस किसका था, मॉन्टेस्क्यू का, और किसमें से लिया गया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में से लिया गया था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर इसी आधार पर क्या किया गया था, गवर्नमेंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको ऐड किया गया था, पावर ऑफ डिवीजन को। ठीक है, जैसे क्या हुआ था
कि जब ये अभी आपको पता है ये यूएसए में भी यही डिवीज़न ऑफ पावर इसी में से लिया गया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों से अवगत होके ही यूएसए के अंदर भी क्या गया था, पावर को डिवाइड किया गया था। लेट 18th सेंचुरी में यूएसए को क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी। आगे से मेरी बात समझ में, लेट 18th सेंचुरी में यूएसए को क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी। और उस फ्रीडम में उन्होंने क्या करा था, मॉन्टेस्क्यू के विचारों से अवगत होकर उसे अडॉप्ट किया था। किसको अडॉप्ट किया था, डिवीजन ऑफ पावर को। क्लियर। तो ये तीनों जो रोल हैं फिलोसोफर्स के आपको याद रखने हैं। ये किससे रिलेटेड हैं, ये किससे रिलेटेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए इनलाइटेड आइडियाज। अब इनलाइटेड का मतलब होता है कि खुले विचार, क्रांतिकारी विचार, कि अगर ये आइडियाज़ हैं, क्योंकि क्रांतिकारी क्या होता है, डरता नहीं है, वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए डरेगा नहीं, वो क्या करेगा, अपने विचारों को बस प्रकट करेगा। कहाँ पर करेगा, देखो, डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस मीन्स आपने देखा होगा जैसे ऐसी जगह जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, वहाँ ऐसी जगह पर जाकर क्या करना, लोगों को वहाँ पर प्रेरित करना। ठीक है, लोगों को अपने विचारों से अवगत कराना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैफ़े होता है, ठीक है, सैलून हुआ। सैलून में क्या होता है, जैसे कई जने जाते हैं ना सैलून बाल कटिंग कराने, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कटिंग कर रहा है वो तो क्या कर रहा है, एक जने की कटिंग कर रहा है, लेकिन बाकी सब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनमें से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ है। जो अनपढ़ होते हैं ना, जिनको पढ़ना नहीं आता, उनको क्या करा जाता है, पढ़कर उस चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। और जो पढ़े लिखे थे उनको वहाँ पर डिबेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, डिबेट के माध्यम से। तो कहाँ कहाँ पर, जो पब्लिक प्लेसेस थी, जैसे कैफ़े हुआ, रेस्टोरेंट्स हुए, सैलून्स हुए, वहाँ पर जाकर ये क्या करने लगे, डिबेट करने लगे। ठीक है, और कौन करने लगे, इनलाइटेड आइडियाज़ वाले, क्रांतिकारी विचार वाले लोग वहाँ पर जाते और लोगों के साथ क्या करते, डिस्कस करते। स्प्रेड अमॉन्ग पीपल आइडियाज। और इस तरह से धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, और इसी तरह पूरी सोसाइटी में इन फिलोसोफर्स के जो आइडियाज थे, इनलाइटेड के जो आइडियाज थे, ये क्या हो गए, फैलते गए। और जब ये फैलते गए तो लोग क्या हो गए, लोग क्या हो गए, लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता लगने लगा और उन्होंने ये समझ में आया कि हमारे साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना है, राजा की बातों को नहीं मानना है, उनके द्वारा बनाए गए अधिकारों को डिस्ट्रॉय करना है। जो भी वह अधिकार दे रहे हैं, जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, जो भी वो न्याय कर रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना होगा, नष्ट करना होगा। तो जब राजा को लग गया कि पूरे राष्ट्र के अंदर, मतलब फ्रांस के अंदर क्रांति फैल चुकी है, और उस समय राजा क्या प्लान कर रहा है, लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। अब यहाँ पे हमने फिर आपको मैंने बताया कि आपको पता है ना, ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, हम लेट 18th सेंचुरी की पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब राजा को पता तो लग गया, लेकिन राजा जो क्या है वो तो अपने खजाने को भरने में लगा है कि उसे तो किसी तरह अपना जो उसको खजाना खाली मिला है वो भरना है और उसको सिस्टम को वापस तैयार करना है। तो वो क्या कर रहा है, टैक्सेस पे इम्पोज फर्दर टैक्सेस, वो तो टैक्सेस बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है। और बढ़ा भी वो किस पे रहा है, बढ़ा भी वो किस पे रहा है, थर्ड स्टेट पे, ठीक है। थर्ड स्टेट पे बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, देखिए अब लेट 18th सेंचुरी तक सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, सोसाइटी में लोग पढ़ लिख गए हैं। हमने पढ़ा था ना आपको मिडिल क्लास ग्रोइंग, ठीक है ना, ग्रोइंग मिडिल क्लास वाला टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि वो एजुकेटेड हो चुके हैं। तो जो लेवल किसका है, जो लेवल ई स्टेट का था, ठीक है, वो ई स्टेट क्या कर रही है, क्लर्जी और नोबिलिटी के इक्वल में आकर खड़ी हो गई है। अब जब वो इक्वल हो गई है तो वो क्या होगी, राइट्स भी कैसे मांगेगी, इक्वल ही मांगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये टैक्सेस बढ़ाने की जो प्रक्रिया लुई 16 की चल रही है, इसका पब्लिक के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, इसका सोसाइटी के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन तो हमने देख लिया था ना, रिएक्शन तो हमने देख लिया था, वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों
इस टॉपिक के अंदर हमने आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस वाला टॉपिक जो है, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर देखिए आप बुक आपके पास सबके पास होगी, और आई होप आपने बुक ले भी ली होंगी। अगर नहीं भी ली है तो भी बेटा आप परचेज कर लेना। तो देखिए हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने एक एक टॉपिक क्लियर कर लिया है कि सोसाइटी कैसी थी, राजा जब आया था तो उसके ऊपर कितने का कर्जा था, वह किस तरह से अपने खजाने को भरने में लगा था, फिर उसने कौन कौन से टैक्सेस लगाए थे। मैं एक बार आपको रिकैप करवा रही हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपके और मेरे बीच में क्लियर ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव भी आपको पढ़ा दिया था। फिर हमने पढ़ा था द ग्रोइंग मिडिल क्लास, इनविसेजेस एंड द प्रिविलेजेस, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ फिलोसोफर, तो ये रोल ऑफ फिलोसोफर्स पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद इसी का चैप्टर सेकंड है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट एंड आउटब्रेक रेवोल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये भी मैंने आपको करा दिया है। तो इसी के साथ हमारे ये दोनों टॉपिक जो हैं कंप्लीट होते हैं, और इसी से रिलेटेड आज आपके होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और होमवर्क में आपको सबमिट कराने हैं। वैसे आपके पास उसका PDF आ जाएगा, बट मैं आपको एक बार क्वेश्चंस ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें। व्हाट वाज द ई स्टेट जर्नल, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका व्हाट वाज द ई स्टेट जर्नल, ठीक है। तो आपको ई स्टेट जर्नल क्या था ये मैंने आपको बता दिया था, इसके बारे में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट में डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका हु वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली ऑफ द ई स्टेट जर्नल कॉल्ड बाय लुई 16 ऑन 5th May 1789। 5th May 1789 का टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये सारा टॉपिक बता दिया था, और इसके अंदर कौन कौन से डिनाइट ने एंट्री करी थी वो आपको बतानी है, ठीक है। हाउ वॉज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ठीक है ना। 1789 में तो हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर रिवॉल्ट होने वाला था, लेकिन हमें उससे पहले के बारे में बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कहाँ की, फ्रांस की। अंडरस्टूड। फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स दैट लीड ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टाइल, ये भी मैंने आपको बताया था। हमने स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टाइल के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो वो इंसिडेंट कौन सा था, समझ में आ गया ना। वो आपको घटना बतानी है जब लोगों ने वहाँ पर क्या करा था, लोग हमला करा था और वेस्टाइल पर क्या करा था, अटैक किया था। तो वो आपको इंसिडेंट बताना है कि वो घटना कौन सी थी, उसको डिस्क्राइब करना है। अंडरस्टूड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द मेन आइडियाज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आज से रिलेटेड है हमारा। व्हाट वर द मेन आइडियाज बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो मेन आइडियाज थे वो क्या थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आज तो करने हैं अपने होमवर्क में, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद हम इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से। तो थर्ड चैप्टर आएगा हमारा फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, ठीक है ना, कि मोनार्की क्या हो गया, वहाँ पर समाप्त हो गया। फ्रांस में क्या हो गया था, मोनार्की समाप्त हो गया और बिकम अ रिपब्लिक, और वहाँ पर अब क्या बन गई है, रिपब्लिक बन गई है। राजतंत्र से वहाँ पर क्या आ गया है, गणतंत्र आ गया है। क्लियर। राजतंत्र से गणतंत्र आ गया है। क्यों आया, कैसे आया, कब आया और किस तरह से आया, ये सारा हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आज का टॉपिक जो भी है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में और सभी बच्चों को सबमिट कराने हैं। जो भी बच्चे ऐप से कनेक्ट नहीं हुए हैं प्लीज़ वो इसको ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी क्लासेस को ज्वाइन करके और इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।